हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के इस लेक्चर में फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस जनरल इंजीनियरिंग का कवर करेंगे। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग एंड मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए ये क्वेश्चंस बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस उसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस जेएसएससी जे में पूछा गया है और ये जनरल इंजीनियरिंग में पूछा गया है। क्योंकि अब जितनी भी वैकेंसी जा रही है सब में जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया जा रहा है, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो या फिर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हो या फिर माइनिंग इंस्पेक्टर हो, सब में दिया जा रहा है। तो आपका ब्रांच कुछ भी हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, माइनिंग हो या फिर ऑटोमोबाइल हो, आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबके लिए बेनिफिशियल एंड इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, तो लिंक आइकन पर भी दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से देख सकते हैं। और जीके जीएस के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है जो कि प्रीवियस ईयर जेएसएससी जेई का क्वेश्चन है। तो अगर आप अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे जेएसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इंटरमीडिएट, मैट्रिक लेवल और भी बहुत सारे टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल की जितनी वैकेंसीज आई थी उसमें, तो आप ये पूरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो चलिए आज का जो 20 क्वेश्चंस कवर करना है हमको, तो स्टार्ट करते हैं जनरल इंजीनियरिंग का, जो कि हर एक ब्रांच के लिए इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इम्पल्स टरबाइन इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है तो इम्पल्स टरबाइन के बारे में वो इनकरेक्ट है, मीन्स गलत है। तो इम्पल्स टरबाइन हैज फिक्स्ड ब्लेड रिंग अटैच टू द केसिंग, तो ये गलत है। इम्पल्स टरबाइन में कोई फिक्स्ड ब्लेड रिंग केसिंग के साथ अटैच नहीं रहता है। अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है तो आपको ये पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप टिक कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला पता नहीं है तो आप टिक नहीं कर सकते हैं। तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल जो होता है, ईटा इज इक्वल टू 1 - 1 बाई गामा टू द पावर आर टू द पावर गामा -1। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। इसका फॉर्मूला जो होता है एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का, तो ऑप्शन डी में जो फॉर्मूला दिया है यही होता है। ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड, जैसे न्यूमेरिकल्स भी रहेगा। तो अभी हम लोग का लग रहा है कि जो मैकेनिकल पार्ट है वही कवर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉयलर विथ द हेल्प ऑफ। तो इम्प्योरिटी कैसे रिमूव किया जाता है बॉयलर से, किसके हेल्प से? तो ऑप्शन में है स्टॉप वाल्व, ब्लो ऑफ कॉक, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल प्लग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लो ऑफ कॉक, ऑप्शन बी। ये सारे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है जेएसएससी जेई में। और इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जेएसएससी जेई की मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की 2013-14 में, 15 में शायद फाइनल सिलेक्शन हुआ था, तो उसका भी जो क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का हम कवर कर दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जा कर के आसानी से देख सकते हो। तो आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चंस आपका आने वाला है, क्योंकि जो पैटर्न है इसी पे बेस्ड है। और अपकमिंग जो थर्ड टाइम एग्जामिनेशंस होगी फिर से जेएसएससी जेई की, उसी पे बेस्ड है ये सिलेबस और उसी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं, तो एग्ज़ाम तो हो गया था, तो एकदम सेम पैटर्न आने वाला है फिर से जो आपका थर्ड टाइम एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड है, हाँ न्यूमेरिकल बेस्ड है और मैकेनिकल से, मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। A horizontal jet of water with a velocity of 10 meter per second and cross-sectional area of 10 mm square strikes a flat plate held normal to the flow direction. The density of water is 1000 kg
पर मीटर क्यूब द टोटल फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू द जेट इज। तो यहाँ पर टोटल फोर्स प्लेट पे पूछ रहा है कि जेट के थ्रू जो फोर्स लग रहा है प्लेट पे वो कितना होगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपको आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा सेशन, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर कवर हो रहा है और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चंस थर्ड टाइम भी जो एग्ज़ाम होगा JSSC JEE की उसमें पूछा जाएगा, एकदम कन्फर्म है, क्योंकि यही सिलेबस है, यही पैटर्न ही है, तो यही क्वेश्चंस पूछा ही जाएगा। तो अभी जो हम लोग सोल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में, तो ये सेकेंड शिफ्ट में जो पूछा गया था सिविल का वो कवर कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही हम लोग का जनरल इंजीनियरिंग कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग ब्रांच पेपर कवर करेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल का जो ब्रांच पेपर आया था, पेपर 2 जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन। एक स्ट्रीम लाइन कौन सा लाइन है? टेंजेंट टू विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एवरी पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी। एक स्ट्रीम लाइन जो होता है वो क्या होता है? टेंजेंट टू विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट एवरी पॉइंट। जो टेंजेंट होता है किसके? वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में एवरी पॉइंट पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम लाइन बोलते हुए, स्ट्रीम लाइन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर इज गिवन बाय। ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। IMEP इज इक्वल टू FMEP प्लस BMEP, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। IMEP क्या है? इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर, और FMEP प्लस BMEP। तो इसका जो गुड रिलेशन है, मीन्स जो रिलेशनशिप है, तो वो क्या है? IMEP मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू F मीन इफेक्टिव प्रेशर प्लस B मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही रिलेशन है। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है वो ऐसे हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सेंट्रीफ्यूगल पंप द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड NPSH इज डिफाइंड एज। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होता है उसमें ये क्वेश्चन जो है ये हाइड्रोलिक मशीन्स का है आपका। तो द नेट सक्शन हेड जो होता है, पॉजिटिव सक्शन हेड, उसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? तो वेलोसिटी हेड होता है, प्रेशर हेड होता है, माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट सेक्शन। जो सेक्शन होता है उस पर अगर वेलोसिटी हेड को ऐड करें और प्रेशर हेड को ऐड करें और उसमें जितना भी लिक्विड का वेपर प्रेशर है उसको माइनस कर दें, तो वो क्या होता है? नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि हम थोड़ा डिस्क्राइब भी कर रहे हैं अच्छे से, और उम्मीद है कि आप पूरा लेक्चर कवर करेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बोल्ड हो जाएगा। और सेम यही पैटर्न आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी जो पैटर्न है वो यही है। और पहले तो हम लोग को पता नहीं था किस टाइप का आएगा, तो फर्स्ट टाइम दूसरा टाइप का पैटर्न था और सेकंड टाइम एग्ज़ाम हुआ तो फिर दूसरा टाइप का। तो वो सब क्वेश्चंस हम कवर कर देंगे, जितना भी ऑफलाइन एग्ज़ाम में भी हुआ था वो भी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। लेट देयर आर टू फोर्सेस नेमली A एंड B हैविंग एंगल बिटवीन देम इक्वल टू थीटा। तो if the resultant of these forces is given by R, then the direction of this R with respect to force A is given by। तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर आप पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस जो होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ जो होता है, अगर एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स क्या है ए है, दूसरा फोर्स बी है, और ये क्या है रिजल्टेंट फोर्स है। अगर ये वाला जो एंगल है ये पूरा एंगल थीटा है और ये वाला एंगल क्या है अल्फ़ा है, तो टेन अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी मैंने जो बतलाया कि रिजल्टेंट फोर्स अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना रहता है, तो अगर दो फोर्स दिया हुआ है ऑलरेडी, तो रिजल्टेंट फोर्स जो हम लोग निकालते हैं तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकालते हैं। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आर हम लोग निकालें तो यहाँ पर ए और बी करके हम लोग लिखे थे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये तो रिजल्टेंट फोर्स है, लेकिन अगर एंगल हम लोग को कैलकुलेट करना रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स है, और रिजल्टेंट फोर्स हम लोग यहीं से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्स से ही निकालते हैं कि अगर दो फोर्स एक्ट हो रहा है किसी पॉइंट पे, तो जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होगा वो उसके डायगोनल से होकर के क्रॉस होगा। यही तो बोलता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। तो इसका जो एंगल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे होगा, जो फॉर्मूला होता है टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई प्लस बी कोस थीटा। बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी करते जाना, ताकि जो लोग भी न्यू स्टूडेंट है या फिर जिन लोगों का प्रिपरेशन नहीं हो पाया था तो उन लोग को पता चल पाए कि किस टाइप का एग्जामिनेशन पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड स्टील बार इज टू बी डिजाइन फॉर टॉर्क टी देन द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इज कंसिडर्ड एज। तो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप टिक कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस बाई 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ए सी लेवल स्टैंडर्ड डे ए प्रेशर गेज रीड्स ए गेज प्रेशर ऑफ 1.3 मेगा पास्कल बिलो द सरफेस ऑफ ओशियन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सी वाटर इज इतना, हाउ डीप इज द इंस्ट्रूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा 129, क्योंकि जो आपको बता देता हूँ मैं, फॉर्मूला जो होता है पी एब्सोल्यूट इज इक्वल टू, लास्ट टाइम भी बतलाया था, पी एटीएम प्लस पी गेज, पी एटीएम प्लस पी गेज। ये फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा, आप कैलकुलेट कर लें तो 129 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का लास्ट टाइम भी हम लोगों को मिला था। द लेमिना इज shown in the following figure, the centroid of lamina from point O is। तो इसका सेंट्रॉइड हम लोगों को निकालना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, किसी भी बॉडी का, अगर कोई भी बॉडी है और एरिया के रिस्पेक्ट में हम उसको देख रहे हैं, तो जहाँ पर होल एरिया क्या है कंसंट्रेटेड होता है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है सेंट्रॉइड अगर हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 140 mm हो जाएगा। इसका फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप कमेंट करके मुझे पूछना कि अगर आपको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे तो मैं आपको बतला दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में दे दूंगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से द हायर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम operating on the first Carnot cycle is 35 degrees Celsius and the lower temperature is minus 15 degrees Celsius. Determine coefficient of performance. तो क्वेश्चन एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। The higher temperature of the refrigerant in a refrigeration system operating on the reversed Carnot cycle is 35 degrees Celsius and the lower temperature is minus 15 degrees Celsius. Determine the coefficient of performance. तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा ऑप्शन डी 5.16। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कितना परसेंट मीन्स परसेंटेज दिया हुआ है, कौन सा कार्बन स्टील जो है वो कंटेंस कार्बन जो होता है उसमें 0.3% से 0.6% के बीच में होता है। तो मीडियम कार्बन स्टील जो होता है वो कंटेंस कार्बन बिटवीन 0.3% टू 0.6%। तो हाई कार्बन स्टील जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं कोई भी अगर ब्रिज वगैरह बनता है या फिर कोई स्टील जहाँ पर लोडेड रहता है, स्टील का प्लेट रहता है बनाते हैं, तो उस टाइप से हम लोग जो यूज करते तो हाई कार्बन स्टील यूज करते। लेकिन मीडियम कार्बन स्टील के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है कि इतना इतना परसेंटेज 0.3% से 0.6% अगर कार्बन कंटेंस है तो वो किस टाइप का स्टील होगा। तो मीडियम कार्बन स्टील होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिटरमाइन द फेज ऑफ वाटर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डिटरमाइन द फेज ऑफ वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस, 95 किलो पास्कल, 100 डिग्री सेल्सियस 105 किलो पास्कल, 100 डिग्री सेल्सियस 1 मीटर क्यूब पर केजी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हर एक स्टेट्स के लिए फेज ऑफ वाटर क्या हो सकता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होगा और 95 किलो पास्कल प्रेशर पे, तो वाटर का जो स्टेट्स होगा वो सुपर हीटेड वेपर हो सकता है। ये आप लोगों को भी पता है कि इतना प्रेशर पे। इसके बाद दूसरा भी जो है सुपर हीटेड प्रेशर हो सकता है। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर 1 मीटर क्यूब पर केजी उसका प्रेशर है तो सब कूल्ड मीन्स आधा ठंडा और आधा गर्म सब कूल्ड लिक्विड हो सकता है। मीन्स नॉर्मल जो वाटर होता है उससे थोड़ा सा ठंडा मीन्स आधा ठंडा बोल सकते हैं हम लोग सब कूल्ड। तो इसका जो ऑप्शन दिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। इससे रिलेटेड अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हो सकता है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, तो ये वाला जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये जो 100 डिग्री सेल्सियस एंड 95 किलो पास्कल है वो सुपर हीटेड वेपर के लिए है, और 100 डिग्री सेल्सियस एंड 105 किलो पास्कल जो है वो सब कूल्ड लिक्विड है, और 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 मीटर क्यूब पर केजी जो प्रेशर है वो सेचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर कुछ नहीं पूछ रहा है। फेज ऑफ वाटर जो है इसका स्टेट्स किस टाइप का हो सकता है। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस और 95 किलो पास्कल हो, तो अगर ये कंडीशन देखा जाए तो ए जो है वो सुपर हीटेड वेपर होगा, बी की बात करें तो सब कूल्ड लिक्विड होगा, सी की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस 1 मीटर क्यूब पर केजी, तो ये होगा सेचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सबमर्ज्ड बॉडी विल बी स्टेबल व्हेन इट्स। ये वाला क्वेश्चन शायद पिछले वाला जो शिफ्ट था 23rd वाला उसमें भी पूछा गया था, और इस टाइप का एक क्वेश्चन उसमें शायद अनस्टेबल के बारे में पूछा गया। तो आपको बतला दें कि स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है कोई भी फ्लोटिंग बॉडी का। तो 3 कंडीशन होता है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है ए सबमर्ज्ड बॉडी विल बी स्टेबल, तो कब स्टेबल होगा? तो आपको बता दें कि अगर सेंटर ऑफ बियॉन्सी जो होगा, मीन्स ये पानी है और बॉडी को हम लोग यहाँ पर डुबा दिए, तो क्या पूछ रहा है? सबमर्ज, सबमर्ज मतलब आधा डूबा हुआ है। तो इसका जो सेंटर ऑफ बियॉन्सी होगा वो क्या है? ऊपर होगा अगर स्टेबल कंडीशन में है, और अगर सेंटर ऑफ बियॉन्सी क्या होगा? ऊपर होगा, मीन्स बी ऊपर होगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो बी से नीचे होगा। तो जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा और बियॉन्सी फोर्स ऊपर होगा, सेंटर ऑफ बियॉन्सी, तो ये जो होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा बॉडी। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि ए सबमर्ज्ड बॉडी विल बी स्टेबल व्हेन इट्स, एक सबमर्ज्ड बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा कब? जब सेंटर ऑफ बियॉन्सी जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ बियॉन्सी क्या है? ऊपर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है। और अगर यही चीज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा और सेंटर ऑफ बियॉन्सी नीचे हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। आपको पता है हमेशा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का नीचे की तरफ ही लगता है। तो ऑब्वियसली ये एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का नीचे की तरफ ही लगता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में जब कोई भी बॉडी इस्टेब्लिश करता है तो वो क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है एकदम फाइनली। तो यहाँ पर भी क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो बॉडी क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा, वो इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो क्या होता है? नीचे की तरफ आता है। तो नीचे की तरफ जब आता है तो वो एक अपना पोजीशन लेकर के स्टेबल हो जाता है। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पर पानी में हम लोग लिक्विड में बात कर रहे हैं, तो सबमर्ज्ड बॉडी है फ्लूइड में। तो अगर फ्लूइड में बात कर रहे हैं तो बॉडी का बियॉन्सी फोर्स ऊपर लगेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लगेगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। और अनस्टेबल में क्या होगा? अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का ऊपर लग रहा है बियॉन्सी फोर्स से, मीन सेंटर ऑफ बियॉन्सी से, तब यहाँ पर बॉडी क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। और न्यूट्रल में क्या होगा? बियॉन्सी फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहा है सबमर्ज्ड बॉडी में, तब वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। तो लास्ट टाइम भी हमने इस पर डिस्कस किया था अच्छे से। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चंस आ रहा है तो वो क्वेश्चंस समझिए कि हर बार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और जितने भी शिफ्ट होंगे शायद सब में ये क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजेनरेशन इंक्रीज थर्मल इफिशियंसी इन ए रैंकाइन साइकिल बिकॉज। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार फिर से देख लेते हैं। रीजेनरेशन इंक्रीजेस थर्मल इफिशियंसी इन रैंकाइन साइकिल। जब हम लोग रीजेनरेशन करते हैं तो थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज होता है रैंकाइन साइकिल में, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इन दी बॉयलर इंक्रीज। जो एवरेज टेम्परेचर होता है हीट एडिशन का बॉयलर में, वो क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको पूरा लेक्चर समझ में आ रहा होगा, और प्रीवियस ईयर जब तक आप कवर नहीं करेंगे तो आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो लेक्चर एकदम देखते रहिए। जितना भी मैं करवा रहा हूँ कवर, आपका जो सिलेबस है वो ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हमको स्टडी करना है जो थर्ड टाइम एग्ज़ाम्स होगा। और जितनी भी वैकेंसीज आई हुई है टेक्निकल पोस्ट पे, जेई की, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, माइनिंग इंस्पेक्टर की, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल माइनिंग एंड ऑटोमोबाइल की, सबके लिए इम्पोर्टेंट एंड बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर
एबव विच, तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक टेम्परेचर है जो जिसके ऊपर क्या होता है, एक गैस विल नेवर लिक्विफाई, तो गैस कभी भी लिक्विड नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस कभी भी लिक्विड नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इन CI इंजन नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज विथ, CI इंजन में नॉकिंग टेंडेंसी जो होता है वो किसके साथ इंक्रीज करता है, डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जब डिक्रीज होता है CI इंजन में तो नॉकिंग टेंडेंसी जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ रेफ्रिजरेंट इन किलो जूल पर केजी इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल एट द फॉलोइंग स्टेट्स इज गिवन, इनलेट ऑफ कंडेंसर 312, एग्जिट ऑफ कंडेंसर 124, एग्जिट ऑफ इवेपोरेटर 268, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ दिस साइकिल इज COP, क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर COP निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पर। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड है, करेंगे तो निकल जाएगा बट थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा 3.27। आप सॉल्व करके कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपका सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉयलर ऑपरेट्स एबव क्रिटिकल प्रेशर, कौन सा बॉयलर जो ऑपरेट होता है वो क्रिटिकल प्रेशर से एबव होता है। तो ऑन्स थ्रू बॉयलर, विच बॉयलर ऑपरेट्स एबव क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर से एबव कौन सा बॉयलर ऑपरेट होता है, तो ऑन्स थ्रू बॉयलर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। तो हम लोग का 20 क्वेश्चंस कवर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट डे फिर से हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो जनरल इंजीनियरिंग का जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछा गया था तो वो हम लोगों का कवर हो गया था। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे फिर से जनरल नॉलेज का जो है 40 क्वेश्चंस इस शिफ्ट का बचा हुआ 31st शिफ्ट वाला, तो उसको हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।